नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने अपने पत्ते लगभग खोल दिए हैं। चुनावी मैदान में गठबंधन का उम्मीदवार बीजेपी से ही होगा और यह साफ कर दिया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने। दरअसल आज पार्टी की ओर से बीजेपी के सिरसा जिला पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी और उन्हीं के फीडबैक पर यह फैसला लिया गया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, विधायक कमल गुप्ता सुभाष बराला के सहयोगी होंगे। 3 अक्टूबर को चंडीगढ़ में भाजपा चुनावी समिति की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में उम्मीदवार तय किया जाएगा। हालांकि जेजेपी इस चुनाव में केवल सहयोगी के तौर पर ही मैदान में होगी। उपचुनाव महत्वपूर्ण है, इसलिए कई बिंदु ऐसे हैं जिन पर चर्चा बेहद जरूरी है। सबसे पहला बिंदु तो यही है कि बीजेपी क्या ये एलनाबाद से चुनाव खुद लड़ना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेजेपी पीछे हट गई है? सिरसा गढ़ होने के बावजूद जेजेपी ने एलनाबाद के लिए दावा क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी तो देवीलाल की नीतियों पर चलने का दम भरती हैं, तो क्या जेजेपी उपचुनाव के लिए मैदान में दावा नहीं करेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। जी, किसका क्या कहना है ये सुन लेते हैं। पहले ओपी धनखड़ की एक बाइट सुन लेते हैं। 3 तारीख को दोपहर चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। इस पर उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा। बीजेपी का मेरी सूचना से बहुत सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। गठबंधन चुनाव लड़ेगा, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। जी, एक बार फिर मैं चाहूंगा कि ये साउंड बाइट फिर से सुनवाई जाए ताकि चर्चा में विस्तृत बातचीत हो सके। 3 तारीख को दोपहर चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। इस पर उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा। बीजेपी का मेरी सूचना से बहुत सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। गठबंधन चुनाव लड़ेगा, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन चुनाव लड़ेगा, दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। 3 तारीख को मीटिंग होगी और उम्मीदवार का नाम तय किया जाएगा। बहुत स्पष्ट संकेत दे दिए हैं, साफ साफ बता दिया है कि उम्मीदवार तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, केवल नाम तय करना होगा। हुकम सिंह भाटी साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। आनंद बियानी साहब कांग्रेस से रहेंगे। अर्जुन सुडेल साहब इंडियन नेशनल लोकदल से रहेंगे। स्वागत है सुडेल साहब आपका भी। हुकम सिंह भाटी साहब अगर जुड़ चुके हैं जी। अर्जुन सुडेल साहब, तैयारियां पूरी जोरों पर हैं तमाम पार्टियों की, कमर कस ली गई है, इलेक्शन सिर पे आ गया है। एलनाबाद महत्वपूर्ण उपचुनाव है, राजनीति की प्रदेश की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। अलग अलग पार्टियों की भी दशा दिशा तय करेगा, आपकी पार्टी की भी। कितनी तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां तो उसी दिन से हैं जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था जी। और वो भी जो 3 काले कानून कृषि के, उनके विरोध में इस्तीफा देने का काम किया था। जो भी किसानों ने बोला था कि इस्तीफा देने का काम करेगा, वही हमारा है। और एलनाबाद की जनता पहले ही फैसला कर चुकी है कि जो किसानों के हक में पहले दिन से खड़ा है, तो
तो वही वहाँ की जनता का नुमाइंदा है। और पहले भी जब देखिए आपने पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं, तो जहां पर मोदी लहर के होते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, लेकिन सवाल तो वहाँ अर्जुन जी, सवाल तो पहले दिन से ही, जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं और आपने ये कहा है कि तैयारी आप पूरी है और पहले दिन से ही है, तो सवाल तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यही खड़ा किया गया है कि 27 तारीख को आपने अपने पद से, आपकी पार्टी के विधायक ने अपने पद से इस्तीफा इसलिए दिया था कि जब तक जी कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसका समाधान ना हो जाए जी तब तक वो विधायक नहीं रहेंगे। समाधान तो अभी भी नहीं हुआ है सुडेल साहब, तो आप क्या देखिए किस प्रदीप जी, देखिए मैं बताता हूँ, अभी हमने ये नहीं कहा या हमारी पार्टी ने ये नहीं कहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी वहां से उम्मीदवार होंगे। 3 तारीख को एलनाबाद में ही एक किसान महापंचायत है, वहां पर जो एलनाबाद का किसान, एलनाबाद की जनता जिसको कहेगी वो उम्मीदवार होगा। अभी तो कोई उम्मीदवार का नाम ही नहीं है। जिसको एलनाबाद की जनता चाहेगी, जिसको एलनाबाद की जनता नहीं, बोलेगी, आप वही ही के उम्मीदवार होगा। सिरसा जिले से जो सांसद है उनका ये कहना था कि जब सीट खाली कर दी थी, कैंडिडेट कोई भी हो कोई ना हो जो थे, उन्होंने तो यही कह के कहा था ना कि जब तक किसानों की या आंदोलनकारियों की समस्या का समाधान नहीं होगा, इंडियन नेशनल लोक दल का कोई विधायक सदन में नहीं होगा। देखिए ये तो उनका अपना पर्सनल मत हो सकता है, लेकिन चुनाव तो लड़ना ही होगा। एक सीट खाली हुई है, वहां पर चुनाव तो लड़ना ही होगा ना डबाजी जी, चुनाव तो लड़ेंगे, हर पार्टी लड़ेगी। और अभी तक तो चुनाव, मैंने बोला कि जैसे जब इलाहाबाद की जनता कहेगी या वहाँ के किसान कहेंगे, जिन्होंने अभय सिंह जी को किसान केसरी, किसान रत्न के नाम की उपाधियां दी है, पूरे हरियाणा प्रदेश में खापों ने अभय सिंह को सम्मानित करने का काम किया है, तो वो लोग जैसा कहेंगे वही उम्मीदवार होगा। अभी तक कोई उम्मीदवार की अभी तक कोई चर्चा नहीं है, ना कोई किसान बात है। किसान और रही रत्न और किसान केसरी की उपाधि तो मिली है, लेकिन सत्ताधारी दल तो ये कह रहा है ना कि किसान या कृषि तो कोई इस तरह का मुद्दा है ही नहीं ना। कम से कम ये आंदोलन तो मुद्दा नहीं है, जो लोग बैठे हैं देखिए, वो किसी के सिखाए हुए बैठे हैं। इस समय आंदोलन कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा वो ये लोग कहते हैं कि विकास का मुद्दा सबसे प्रमुख मुद्दा है और विकास के नाम पे ही इलाहाबाद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन उतरेगा। प्रदीप जी, सबसे बड़ा मुद्दा ही किसान आंदोलन है। 3 काले कृषि के जो सरकार लेकर आई है, वो एक किसान बहुल्य क्षेत्र है। सिर्फ मुद्दा ही किसानों का है वहां पर दबाजी, और कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है। और रही बात, अभी मैं धनखड़ जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बीजेपी की मीटिंग है, वहां पर उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। तो जेजेपी कहाँ गई? गठबंधन तो है ही नहीं। गठबंधन जब जहां पर उम्मीदवार का ऐलान होने जा रहा है, वहां पर जेजेपी को न्योता ही नहीं है। तो वो खुद कह रहे थे कि आप समझ गए होंगे, तो गठबंधन का तो नाम ही नहीं है। जेजेपी तो वहां पर कहीं है ही नहीं। वो तो जमानत जब्त पार्टी है। सिर्फ एक बूथ पर जेजेपी जीती थी, वहां उनका खुद का उम्मीदवार ओपीसी आगदी अपने गांव से भी हार गया था। और प्रधानमंत्री आनंद बियानी साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बियानी साहब, मल्लिका गांव में खुद प्रधानमंत्री जी ने रैली करके वहां पर प्रचार करने का काम किया था। तब भी बीजेपी 12-13 हजार के लगभग वोटों से वहां हारी थी, और कांग्रेस 18 से 20 हजार वोटों से वहां हारी थी। तो वहां पर किसी का कोई मुकाबला कोई मैदान में नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि 3 तारीख को बैठक करेंगे और उम्मीदवार के नाम पे चर्चा करेंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी ने तो बता दिया है कि गठबंधन का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से ही होगा। अब कांग्रेस का उम्मीदवार कौन सी कांग्रेस से होगा ये और बता दीजिए। हुड्डा कांग्रेस से होगा, सलजा कांग्रेस से होगा, या कांग्रेस से ही होगा? प्रदीप जी, एक तो ये बात कहना बंद कर दें, मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है जी, पार्टी एक संगठित पार्टी है। इस पे किसी भी प्रकार का हुड्डा या सैलजा जी का नाम न जोड़ें। कांग्रेस पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से चलती है। उसी नेतृत्व पे आज आपके हुड्डा साहब ने सवाल उठाए हैं। 2 घंटे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी है बियानी साहब। उनका यह कहना है कि नेतृत्वहीन होने की वजह से गलत लोग पार्टी में घुसे आए थे। उनका यह भी कहना है कि पार्टी को संगठित करने की और मजबूत करने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत है। 2 घंटे पहले उनका बयान है।
किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत बयान कोई भी दे सकता है, पार्टी प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार का कोई बयान नहीं। अच्छा और जब तक कैंडिडेट की बात है, कांग्रेस का पेट सिर्फ कमान जिसे चाहेगी उसे कैंडिडेट बनाएगी। जी और जब तक मैं INLD की बात करूं या बीजेपी की बात करूं, अभी धनखड़ जी की मैं बात सुन रहा था कि स्थिति के अंदर वो वोट मांगने लोगों के बीच में जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की और पिछले 2 साल में तो मुख्यमंत्री वहां पे घुसे ही नहीं। कैसे INLD के साथी कह रहे थे किसानी मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानी मुद्दा बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों के 3 ये काले कानून निरस्त होने चाहिए। इसमें कांग्रेस बिल्कुल किसानों के साथ खड़ी है। और जबकि ये एरिया की मैं अगर बात करूं, इलाहाबाद एरिया के अंदर सेम की सबसे बड़ी समस्या है। जी 11 बार जो है INLD के विधायक रहे, उस समस्या को हल नहीं कर सके। मुख्यमंत्री भी रहे, उसके बाद में उस समस्या का वहां का समाधान किया। जब तक उच्च शिक्षा की बात करूं या अच्छे हॉस्टल की बात करूं, INLD ने इस प्रकार का बीजेपी ने कोई वहां पर काम नहीं किया। आज जो स्थिति इलाहाबाद के लोगों की है, बीजेपी ने पिछले 7 सालों के अंदर पिछड़ापन का मतलब उनसे भेदभाव का बर्ताव रखा। चलिए, विकास के मुद्दे पे हम बात कर लेंगे। हुकुम सिंह भाटी साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। भाटी साहब, विकास के मुद्दे पे बात करेंगे, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि गठबंधन के साथी आपके, जिनका गढ़ सिरसा कहा जाता है, माना जाता है, जब पार्टनरशिप किसी चीज को लेके होती है तो उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए होती है, मजबूत बनाने के लिए होती है, और जो जिस क्षेत्र में ज्यादा मजबूत होता है उसको वो जिम्मेदारियां सौंपी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो आज ऐलान कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, 3 तारीख को आपके कैंडिडेट का फैसला हो जाएगा। यह कैसी पार्टनरशिप है? या तो आपके सहयोगी ने मौका लिया नहीं है, या आपने दिया नहीं है, या भरोसे की कमी है। सवाल तो यह है। नेपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि बिल्कुल आपने करंट टॉपिक को उठाया है, और क्योंकि आज का एकदम तुरंत का ये मुद्दा है, इसलिए आपका धन्यवाद पुनः। और जो जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, देखिए, ये पार्टनरशिप नहीं होती, ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है, ये अलायंस है, राजनीतिक अलायंस है, सरकार चलाने के अलायंस है, जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी बखूबी उसको निभा रही है। पूरा एक विश्वास के साथ सरकार को चला रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात, 3 अक्टूबर को बैठक होने वाली है, उसमें प्रत्याशी का नाम कौन सी पार्टी का होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा या जेजेपी का होगा, ये तय होना है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी साहब, भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी, प्रत्याशी का नाम तय किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के प्रत्याशी का नाम तय तो नहीं कर सकती है? नहीं, देखिए, अभी हमारा अलायंस का वो है, और इसमें कहीं किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। और ये बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 3/10 को ये सब ऐलान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव के प्रभारी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुभाष बराला जी को बीजेपी की तरफ से इस चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ कर्मदेव कंबोज जी, कृष्णलाल पंवार जी और रणवीर गंगवा जी, कमल गुप्ता जी उनके सहयोगी इसमें रहेंगे इस टीम में, और पूरे प्रदेश के नेतागण इसमें हिस्सेदारी करेंगे। जेजेपी हमारे साथ है, ये सब तय होना है। ऐसा बिखराव की कोई विशेष बात नजर नहीं आती इसमें। जी, मैं जेजेपी से ही पूछ लेता हूँ अर्जुन जी ये सवाल। दीप कमल सहारण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जननायक जनता पार्टी से, सहयोगी दल है। दीप कमल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हुकुम सिंह भाटी साहब कह रहे हैं कि नाम अभी तय होना बाकी है, लेकिन धनखड़ साहब तो आज कह गए कि 3 तारीख को बैठक होगी और नाम तय करेंगे। और हुकुम सिंह भाटी साहब कह रहे हैं कि गठबंधन का हो सकता है उम्मीदवार हो, लेकिन बीजेपी की बैठक में गठबंधन का उम्मीदवार कैसे तय होगा साहब? जी, 3 तारीख की बैठक होने में तो अभी 3 दिन है। 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है। और मुझे हैरानी इस बात की कि परसों चुनाव डिक्लेयर हुआ और 48 घंटे में आप
गठबंधन को भी एक कोई पार्टनरशिप नाम दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, इसका कुछ पीछे आकलन कर रहे हैं। पार्टनरशिप तो ये होती है ना कि एक तो मैंने दो ये साल कहा से- है, मेरा नहीं। कहना ये है दीप कमल जी कि पार्टनरशिप तो है ही ना। किसी चीज को मजबूत बनाने के लिए दो पार्टनर, दो अलायंस एक साथ आए और उन्होंने उस गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए एक कार्यक्रम तय किया और उसको लेके जिसमें जिसकी जो क्षमताएं हैं उस हिसाब से काम सौंपा जाए। ठीक है, आपकी पार्टी अगर गढ़ माना जाता है सिरसा जिले को आपकी पार्टी के लिए, तो इसको लेके यह सवाल था। नहीं तो उसके लिए अलायंस शब्द है ना प्रदीप जी, वो सफिशिएंट है। हमारे अलायंस में 2 साल से सरकार चल रही है जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं। सारी चीजें उतनी ही मजबूती के साथ चल रही है जिस पर्पज से, जिस मकसद से हमने ये अलायंस 2 साल पहले किया था। तो आज के दिन 48 घंटे में चुनाव घोषित होने के आप अगर कोई बहुत उत्तेजना के साथ उस पर गठबंधन पर ही सवाल खड़े करना चाहते हैं और इसके लिए कोई शब्द भी नए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सा नहीं, अलग लग रही है बात। हिंदी अर्थ लेकिन पार्टनरशिप का भागीदारी ही ऐसा कुछ होती नहीं है। हाँ जी, पार्टनरशिप का हिंदी अर्थ तो भागीदारी ही होती है ना। भागीदार तो आप है ही ना सरकार में दोनों पार्टियां। राजनीतिक शब्द तो गठबंधन है सुधीर जी, मैं तो गठबंधन ही इस्तेमाल करना चाहूंगा। अलायंस है हमारा और हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन का ही प्रत्याशी होगा और दोनों दल मिलकर ही आपसी सहमति से ही गठबंधन का उम्मीदवार तय करेंगे। ये आप देख लीजिए, लिख लीजिए कि जो भी उम्मीदवार आएगा उस पर दोनों दल पूरी तरीके से सहमत होंगे और एक साथ उसकी घोषणा की जाएगी। प्रदीप जी, बीच में मैं थोड़ा सा, दीप कमल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं थोड़ा सा और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में हमारे पास लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। जेजेपी में लड़ने वाले उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। आप हमारे उम्मीदवारों को यूं समझे कि भाई उम्मीदवार देखिए दोनों पार्टियों के हमारे हैं और वो बैठकर वार्तालाप होना है, ये तय होना है। तो इसको आप अच्छा, ये फिर माना जाए भाटी जी कि बैठ के वार्तालाप होना है। वार्तालाप से पहले ये जो घोषणा की गई है कि 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी और उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की बैठक में कैंडिडेट का जो है नाम तय किया जाएगा। ये बैठक होनी है अभी, लेकिन उससे पहले अनाउंस कर दिया गया है कि 3 तारीख की बैठक में, भारतीय जनता पार्टी की बैठक में, है ना, कैंडिडेट का नाम तय किया जाएगा। आप उसके बाद कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंटरप्रिटेशन में कहीं कोई फर्क नजर आता है। उन्होंने ये कहा है 3 तारीख को हमने बैठक बुलाई है, उसमें हम लोग नाम तय करेंगे। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को छोटा समझ के नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो पूरे विश्व में वैसे संख्या की दृष्टि से सबसे ऊपर है, कैडर बेस्ड पार्टी है और हर चुनाव के लिए तैयारी करती है। कैंडिडेट अलायंस में चाहे जेजेपी का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, दोनों पार्टियां मिलकर के पूरी तन्मयता से, पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेंगी और जो काम जी अर्जुन सुडेल साहब पूरी ताकत के साथ चुनाव में लड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी का ये जी दीप कमल जी बोलिए, मैं सुडेल साहब से जवाब लूंगा, सवाल पूछूंगा पहले। बहुत कुछ है जी एक छोटा सा आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ। जो मेरे पास खबर आई है जो सोशल मीडिया पर और हमारे पास खबर है, उसमें ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये कहा है कि 3 तारीख को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होगी। जो मेरे पास शब्द है वो चर्चा है। आप एक बार अपना रिपोर्ट और अपने पास जो रिपोर्ट हो चेक कर लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि चर्चा होगी, घोषणा होगी या नहीं मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं। चर्चा बीजेपी करेगी ना, चर्चा उस पर अगर चर्चा भी करती है बीजेपी तो चर्चा और घोषणा में तो जमीन आसमान का अंतर है प्रदीप जी। चर्चा तो करने का अधिकार है ही, क्यों नहीं है। हम भी चर्चा कर रहे हैं, वो भी चर्चा कर रहे हैं और मिलकर भी चर्चा होगी। इसमें तो क्या जब उन्होंने अर्जुन सुडेल साहब भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे के साथ इलाहाबाद चुनाव में उतर रही है। भारतीय जनता मिलेगा आपको तसल्ली से हरियाणा के विकास के काम करता हुआ और ऐसी सक्रियता से डिप्टी सीएम साहब और सीएम साहब काम करते हुए आपको अगले 3 साल होंगे, निश्चिंत रहिए। जी नहीं, गठबंधन को लेकर मुझे कोई सवाल नहीं है। मुझे तो अर्जुन साहब से सवाल है कि विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी इलेक्शन में उठ रही है या आ रही है ना। आपके पास तो एक किसानों वाला मुद्दा था,
8 या 9 महीने पहले की बात थी, उसके बाद आज तो देश तमाम में चीजें ऐसी हुई है जिसमें ये देश मुद्दा भी में हल्का सबसे हुआ है, बड़ा भारतीय मुद्दा जनता क्या पार्टी है? का कहना है। देखिए दबाज जी, आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ये आप भी जानते हैं। देश में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो किसान आंदोलन का है, और ये जो 3 कृषि के काले कानून सरकार लेकर आई उनका है। पिछले 10 महीने से ज्यादा हो गए किसानों को, और 700 से लोगों की शहादत हमारे किसानों की हो चुकी है, लेकिन सरकार ने आज तक कोई भी एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानी का है, और उसी को देखते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा देने का काम किया था। और देखिए जिस तरह से मैं तो कहूंगा, अभी जेजेपी के प्रवक्ता साथी पहले चुनाव करवाने के हक में नहीं थी, सरकार भी भाग रही थी चुनाव से। जब चुनाव आयोग ने चुनाव की डेट घोषित कर दी तो बौखलाए हुए, कभी कहते पार्टनरशिप क्यों कह रहे हो, कभी कहते हैं हमारा उम्मीदवार होगा। जब इनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया, चर्चा नहीं, तो किस बात का इनका उम्मीदवार होगा। और इनके उम्मीदवार की भी बता दूं, मैं पिछली बार सिर्फ और सिर्फ एक बूथ पर जीते थे, सिर्फ और सिर्फ एक बूथ पर। जमानत जब्त पार्टी है ये, और आगे भी बीजेपी आए, कांग्रेस आए, जमानत आपकी 90 में से कितनी जगहों पर बची थी अर्जुन भाई? 90 विधानसभा में से कितनी जगह पर जमानत बची थी? आपकी आप बताएंगे, मैं बताऊं? वो भी आप लोगों की 90 में से 2 जगह पर जमानत बची थी आपकी पार्टी की। 90 में से 2। अब आप अपनी पार्टी का नाम रख लीजिए कुछ भी। पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम भी वो एक बार पार्टी का नाम तो रख के देखिए। 90 में से 2 जगह पर जमानत बची थी, 88 जगह जमानत जब्त हो गई। तो देखिए क्या नामकरण उचित रहेगा उसके लिए। जवाब भी इनको कोई गांव में अगर घुसने दे दे तो अब आगे चलते जाएंगे क्या? एक बार जमानत जब्त के बारे में तो बता दीजिए, जो आप कह रहे थे किसकी जमानत जब्त होती है। अब अगला विषय पकड़ लेंगे आप। घुसने नहीं देंगे। 90 में से 2 विधानसभा लेकिन इसका जवाब तो दे दीजिए ना। चलिए मैं अर्जुन सुड़ेल साहब एक सीधा सा सवाल आपसे शुरुआत में पूछा था, मैं बार बार यह सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं। आपने ये कह के 27 जनवरी को इस्तीफा दिया था कि जब तक आंदोलनकारियों की समस्याओं का हल नहीं हो जाता है वो अपने घर नहीं लौट जाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से सदन में कोई आदमी नहीं रहेगा। हालांकि एक ही सीट थी आपकी, वो आपने छोड़ दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो लगातार यही सवाल उठा रही है ना पिछले 3 दिन से, कि जब आपने ये सीट छोड़ी थी, ये कह के छोड़ी थी, तो समाधान तो अभी भी नहीं हुआ है। समाधान की बात नहीं हुई थी। ये बोला था कि किसानों ने जब अभय सिंह जी उनके धरने पर उनको समर्थन देने गए, तो चाहे वो अभय सिंह जी थे, चाहे कांग्रेस थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी थी, चाहे जेजेपी थी, किसानों द्वारा ये बोला गया था कि अगर आप लोगों ने हमारा समर्थन करना है, इन किसी कारण के विरोध में आप हैं, तो पहले इस्तीफा देकर आइए। 4216 एमएलए में से सिर्फ एक अकेले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे जिन्होंने इस्तीफा देने का काम किया किसानों के पक्ष में। तो वो अब चुनाव जब आएगा तो चुनाव तो वहां लड़ेंगे ना, सीट खाली तो नहीं रह सकती गवाह जी। और ये मेरे दीप कमल साहब बात कर रहे थे कि ये लोग किसी गांव में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जेजेपी, अर्जुन भाई उसकी चिंता मत कीजिए। हमारी मैं आपकी पार्टी का जिक्र तक नहीं कर रहा, मैं आपके बारे में कोई बात नहीं कही। आप अपने आप से जेजेपी का गुणगान किए जा रहे हो, इतनी चिंता क्यों करते हो? हम चले जाएंगे जब जाना होगा हमें। मैं ये कह रहा हूँ बयानी साहब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन विकास के नाम पे इलेक्शन में उतरने की बात कर रही है। इंडियन नेशनल लोकदल कृषि, किसानी, कानून, इन सब मुद्दों को लेके इलेक्शन में उतरने की बात कर रही है। कांग्रेस के क्या मुद्दे, किन लोगों को किन मुद्दों के साथ, किन वादे आश्वासन के साथ आप समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको आपके हक में वोट दें? जब तक भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, उन्होंने, मुख्यमंत्री ने यहाँ पे घोषणा की थी ये सेमग्रस्त एरिया है। अभी तक सेमग्रस्त एरिया की घोषणा ठीक करने के बाद भी मुख्यमंत्री तो झांक के भी नहीं देखा, एक बार भी नहीं संभाला। वहां पे बड़े कॉलेज, बड़े हॉस्पिटल की मांगे थी, सड़कों की मांगे थी, इस प्रकार की किसी भी समस्या का उन्होंने समाधान नहीं किया। जब तक मैं INLD की बात करूं, अभय सिंह चौटाला जी की जो इस्तीफा दिया था, उन्होंने जो बातें कह के इस्तीफा दिया था वो आप बार बार दोहराई रहे हैं। और दूसरी बात आप ये देखें कि 11 साल उनके वहां मुख्यमंत्री रहे, कितने विकास उन्होंने वहां पे करवाए। 3 बार जो है हमारे कांग्रेस के मुख्य वहां के विधायक रहे। बड़ा कॉलेज जो है, गर्ल्स कॉलेज की डिमांड थी, वो हमने पूरी, अंडरग्राउंड रेलवे की डिमांड वो हमने पूरी की। ससा से
को रिलायंस जो की हमने मंजूरी दी, उनको अभी तक उसमें बीजेपी ने वो फाइलें उठा करके कुछ भी काम नहीं किया। सड़कों का जाल कांग्रेस ने वहां बिछाया, ये मैन काम जो कांग्रेस ने वहां पर किए। 33 केवीए का वहां पे मैन जो है बिजली घर वहां बनवाया, न्यायपालिका ने वहां पर बनवाई, नया बस अड्डा वहां पर कांग्रेस ने बनवाया। इस प्रकार के अनेकों विकास कार्य कांग्रेस ने किए। उन्हीं कार्यों को लेके जनता के बीच में कांग्रेस जाएगी। और आज जिस प्रकार की पूरे देश और प्रदेश की स्थिति है, बेरोजगारी आप देख ले, महंगाई आप देख ले, किसानों के 3 कानूनों की अगर हम बात करें तो आप देख ले, आज बीजेपी का कोई भी विधायक या एमपी जो है घरों में भी नहीं जा सकता, किसी शादी विवाह भी नहीं जा सकता, तो कहां वो विकास की बातें करके जनता के बीच में जाएगी। मैं तो एक ही बात मुख्यमंत्री कहना चाहूंगा, चुनाव लड़ने की बात दीप कमल जी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, आपकी पार्टी भी तो देवीलाल की नीतियों पे चलने की और उनको आगे बढ़ाने की बात करती है। ये मुद्दा जिसको लेके सीट खाली की गई थी, वो कृषि, किसानी, खेती, इन सब से जुड़ा हुआ था। बड़ा आंदोलन इस समय प्रदेश में चल रहा है और आप लोगों का विरोध भी कई जगह हुआ है। कैसे समझाएंगे जब इलेक्शन के बीच में आप पहुंचेंगे लोगों के बीच में गठबंधन के तौर पे? प्रदीप जी, चुनाव अगले बस 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा कैसे जाएंगे लोगों के बीच में। हर दिन जाएंगे, हमारे नेता कार्यकर्ता हर रोज जाएंगे हर गांव में जी। बड़ौदा में भी गए थे, उसके बीच में भी जहाँ जहाँ जरूरी होता है, जहाँ जहाँ पर कार्यक्रम, क्योंकि ये सवाल दीप कमल जी कांग्रेस ने भी पूछा है और इंडियन नेशनल लोकदल ने भी पूछा है। नहीं, ठीक है, वो अपने चुनाव की चिंता करें ना। अब कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं, कमाल है। 1991 से लेकर आज तक तो ऐलनाबाद में इनको पसंद किया नहीं है। 1996 में भी इनको हरा दिया, 2000 में भी इनको नहीं चुना, 2005 में जब पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर थी, 67 सीटें दी थी, तब भी ऐलनाबाद में कांग्रेस को नहीं चुना। उसके बाद 2009 में जब सरकार रिपीट कर रही थी हरियाणा की जनता, तब भी ऐलनाबाद में कांग्रेस को नहीं चुना। उसके बाद जब परिवर्तन ला रही थी, कांग्रेस को बाहर भेज रही थी, नए लोग चुन रहे, तब भी कांग्रेस को विकल्प के तौर पर नहीं लिया, कभी भी तो नहीं लिया आज तक। 1991 से 30 साल हो गए, ये इतिहास अपना दोहराएंगे, उसकी तैयारी करें। सवाल तो ये है ना कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान में जिस तरह का विरोध झेलने को देखा जा रहा है, आप लोगों को पड़ रहा है विरोध झेलना, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे जननायक जनता पार्टी है। सवाल तो ये है कि वर्तमान में आप कैसे समझा पाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, सारे जो विषय हैं वो ऐलनाबाद से संबंधित और जो आज के चर्चा के हैं, वो सारे के सारे लोगों के बीच में एक एक करके आएंगे। उनको हम पहले भी समझाते रहे हैं, आगे भी समझाएंगे और लोग समझते भी हैं। धीरे धीरे ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस और इनेलो के लोग हवा देते हैं आंदोलन को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और मुझे हैरानी है, मैं 3 दिन से लगातार इस पर डिबेट में जा रहा हूँ प्रदीप जी, 3 दिन से, और तीनों दिन से इनेलो के लोग पहला शब्द, पहली लाइन और आखिरी लाइन किसानों से संबंधित करते हैं। ना वो ये बताते कि उन्होंने ऐलनाबाद के लिए पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में क्या किया है, ना वो ये कहते कि जिस तरह अगले 3 साल में ऐलनाबाद के लिए क्या करेंगे। ऐलनाबाद को फुटबॉल बना लिया है अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का। नहीं, इसका जवाब तो अर्जुन चुड़ैल साहब आपको देना चाहिए। अगर सवाल ये उठ रहा है कि लगातार आप वहां से बन भी रहे हैं, इस्तीफा दे देना अलग बात है, वहां के लोगों के लिए काम करना अलग बात है। देखिए, लोगों के लिए काम करे तभी तो लगातार बन रहे हैं, और आगे भी जब लोगों के लिए काम किया, बताइए ना क्या काम किया है, एक बार बताइए तो क्या काम किया वो बताइए। तभी तो बना है, क्या काम करेंगे वो भी बताइए। वहाँ मैंने आपको बताया कि किसान बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे उन्होंने इस्तीफा दिया। इससे बड़ा और क्या हमको किसानों ऐलनाबाद के लिए आपने सड़कों के, स्कूलों के, रजबाहों के, अनाज मंडियों के, अस्पतालों के, टोटल किसान है। किसानों के लिए इससे बड़ा कार्य देश में और कोई कर सकता है क्या? सब वहाँ पर किसान ही है और वहाँ पर कोई, यानी कि आपके पास कुछ नहीं बताने के लिए। ऐलनाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें क्या काम किया, कुछ नहीं बताने के लिए आपके पास। आप लोगों को जो अब ये गांव में लोग नहीं घुसने दे रहे हैं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप किसानों की आड़ में, किसान आंदोलन की आड़ में अपनी विफलताओं और आगे की जो आपकी अनिश्चितता है, तो कोई प्लानिंग नहीं है आपके पास, उसको छिपाना चाह रहे हैं। जी, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसानों की आड़ में पार्टियां जो है वो इस इलेक्शन को भुनाना चाहती हैं, और कैंडिडेट को लेकर जब बात की जाती है तो ये तो कह दिया जाता है कि कैंडिडेट गठबंधन का होगा, लेकिन कौन सी पार्टी का होगा ये तो ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने आप साफ कर ही दिया है। हालांकि कांग्रेस थोड़ा सा बताने में हिचकिचा रही है कि कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा या हुड्डा कांग्रेस का होगा या शैलजा कांग्रेस का होगा। ये बड़ा सवाल रहेगा, दिलचस्प रहेगा आगे देखना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।